हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो कंप्लीट किए, जिसके अंदर हमने राजस्थान का सामान्य परिचय मतलब राजस्थान का नामकरण और उसकी स्थिति और विस्तार के बारे में विस्तृत चर्चा की। उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारी चीज़ें देख ली है। ठीक है, आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया है: पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले इनकी उत्पत्ति को देखते हैं, इनके क्षेत्रफल, इनकी जनसंख्या घनत्व और जिलों के बारे में जो सामान्य चर्चा है वो करते हैं, उसके बाद में इसको मैप में अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए, 2 प्रदेश ऐसे हैं जिनकी जो उत्पत्ति है वो प्लेटोसीन युग के अंदर हुई। तो प्लेटोसीन युग के अंदर 2 प्रदेशों की उत्पत्ति हुई, एक तो मरुस्थलीय प्रदेश और एक पूर्वी मैदान। किसे याद करेंगे? देखिए, प्लेटोसीन मतलब प्लेन, बिल्कुल सिंपल प्लेन। ठीक है, समतल। तो प्लेन क्या होता है? जो मैदान होते हैं और जो मरुस्थल होते हैं वो प्लेन है। बाकी अरावली तो पर्वत है और हाड़ौती भी पठार है, तो ये प्लेन है ही नहीं। प्लेन के एक तो मरुस्थल है और एक मैदान है। तो इनकी उत्पत्ति प्लेटोसीन युग के अंदर हुई और दोनों ही टेथिस सागर के अवशेष है, दोनों ही। ठीक है, अगर अरावली की देखते हैं तो ये सबसे पहले था मतलब कि प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर था। और जो हाड़ौती का पठार है वो बहुत ही क्रिटिकल है। मतलब हाड़ौती का जो पठार है वो दरारी उद्गार है उससे बना हुआ है, इसलिए वो बहुत ही क्या है, क्रिटिकल है। इसलिए इसकी उत्पत्ति क्रिटिशियस युग के अंदर हुई। और अरावली और पठार दोनों ही क्या है, गोंडवाना लैंड के भाग है। तो टेथिस सागर के अगर भाग देखेंगे हम तो मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान, और गोंडवाना लैंड के देखेंगे तो अरावली का प्रदेश और हाड़ौती का पठार। ठीक है, इनका क्षेत्रफल देखते हैं। देखिए, मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा, हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा भाग जो है मरुस्थलीय प्रदेश का है, लगभग 60% है। लगभग याद रखना, लगभग कितना है, 60% या 61.11%। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद में देखिए मैदान है, तो मैदान हमारे राजस्थान में मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है, यानी कि सबसे पहले नंबर पर तो मरुस्थल है और दूसरे नंबर पर पूर्वी मैदान है, यानी कि 60% तो हमारे मरुस्थलीय प्रदेश है और 23% पूर्वी मैदान है। ठीक है, तो राजस्थान में प्लेन स्थल ज़्यादा है। उसके बाद में पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में भी जो अरावली प्रदेश है वो 9% है, और उसके बाद में हाड़ौती पठार जो है वो 6.86 यानी कि लगभग 7% के लगभग है। ठीक है, तो पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरे पर मैदान, उसके बाद में अरावली है। देखिए, वो लंबी है तो पठार से बड़ी है। पठार तो क्या है, एक छोटा सा गोल हिस्सा है, और अरावली पूरी लंबी फैली हुई है, लंबी, तो इसलिए ये इससे ज़्यादा है। तो 9% के करीब अरावली है और उसके बाद में हाड़ौती का पठार है। ठीक है, फिर हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो जो सबसे बड़ा प्रदेश है वहाँ पर जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा निवास करेगी। तो 40% यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करते हैं। तो 60-40 का रेशियो याद रखिएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या था, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा पूर्वी मैदान का था, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी। देखिए, पूर्वी मैदान है, मैदानी प्रदेश है, तो कृषि ज़्यादा होगी, औद्योगिक प्रदेश ज़्यादा होंगे वहाँ पे। तो लगभग सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या है सेकेंड नंबर पर 39% कौन सी है, पूर्वी मैदान के अंतर्गत है। उसके बाद में हम देखेंगे तो हाड़ौती का जो पठार है, पठारी क्षेत्र है, वहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ है, इसलिए वहाँ पर तीसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, लगभग 11%। उसके बाद में 1% कम यानी कि 10% अरावली में। 9-10 का रेशियो याद रखिएगा, लगभग 10% के करीब जनसंख्या निवास करती है। तो प्रथम स्थान पर मरुस्थलीय प्रदेश में, द्वितीय में सेम वही पूर्वी मैदान हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ चेंज हो जाएगा। वहाँ पर थर्ड स्थान पर अरावली थी और चौथे स्थान पर हाड़ौती था। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड पर हाड़ौती हो जाएगा और चौथे पर अरावली हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व हम देखते हैं। देखिए, जहाँ पर जो पूर्वी मैदान है, मैंने बताया कि पूर्वी मैदान कृषि की दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा विकसित प्रदेश है, इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होगी, जहाँ कृषि होगी, जहाँ उद्योग होंगे, तो सबसे ज़्यादा पूर्वी मैदान के अंतर्गत है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ हो रही है, हाड़ौती पठार में। तो सेकंड नंबर पर जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा, हाड़ौती पठार में। तीसरे नंबर पर जो जनजाति वगैरह है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा कृषि करते हैं, तो तृतीय नंबर पर अरावली हो जाएगी। और जहाँ पर मरुस्थल है वो तो सूखा प्रदेश है, तो वहाँ पर व्यक्ति कम निवास करते हैं। तो चौथे नंबर पर जनसंख्या घनत्व कहाँ पर होगा, मरुस्थलीय प्रदेश में। जिलों की दृष्टि से थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा कि मरुस्थल प्रदेश के अंदर 12 जिले आते हैं, अरावली प्रदेश के अंदर 13, पूर्वी मैदान में 10 और हाड़ौती में 7 जिले आते हैं। मुख्यतः पूछ ले तो हाड़ौती के अंदर मुख्यतः 4 आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, ये मुख्य चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, अब हम एक बार देखते हैं कि जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो किन किन जो भूगोलवेत्ता है उनके द्वारा दिया गया था। तो देखिए, सबसे ज़्यादा 3 ही भूगोलवेत्ता पूछे जाते हैं जिनके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो मैंने तीनों ही यहाँ पर ले लिए।
सबसे पहले पूछ लिया कि सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किसने दिया, तो 1967 के अंदर वीसी मिश्रा ने 7 प्रकार का मिश्रण दिया। कितने आधार पर, 4 आधार पर। वीसी मिश्रा ने 1967 के अंदर 67 इसमें 7 प्रकार का मिश्रण यानी कि 7 भागों में बांटा। कितने आधारों पर बांटा, 4 भागों पर। जल, थल, कृषि और उद्योग। कैसे याद रखोगे, जल, थल, कृषि और उद्योग। जल का मतलब जलवायु के आधार पर, थल का मतलब स्थल, कृषि और उद्योग मतलब औद्योगिक आधार पर। ठीक है, 7 भाग कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे ऊपर के 2 क्षेत्र है हनुमानगढ़ और गंगानगर। हम सबको पता है कि वो दोनों ही वहाँ पर किसी प्रकार की नदियाँ नहीं है, इसलिए वहाँ पर नहर का विकास हुआ है। तो नहरी क्षेत्र कौन से आ जाएंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद में हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थल, जो पश्चिमी मरुस्थल है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर वाला। 3 पश्चिमी मरुस्थल के अंदर जिले आएंगे। इनके जिले भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने साथ के साथ आपको जिले भी लिखवा दिए। तो पश्चिमी मरुस्थल में 3 जिले आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। वैसे तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन इनके आधार पर, किसके, वीसी मिश्रा के आधार पर। ठीक है, फिर अर्धशुष्क के अंदर हमारा जोधपुर आता है। आपको सबको पता है अर्धशुष्क में जोधपुर, पाली और जालौर, वो तो 3 आपको याद रखना है। उसके अलावा शेखावटी प्लस जोधपुर, पाली और जालौर। फिर उसके बाद में अरावली में देखेंगे, तो अरावली में 4 ही जिले आपको याद रखने हैं। कौन से, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर। सबसे ज़्यादा विस्तार जो है अरावली का वो इन्हीं 3 जिलों के अंदर है। किसमें, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर में। और सर्वोच्च चोटी भी इन्हीं तीनों के अंदर है। और उसके अलावा एक डूंगरपुर भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अरावली में 4 जिले आ जाएंगे। अर्धशुष्क के अंदर शेखावटी प्लस जोधपुर, पाली, जालौर। पश्चिम मरुस्थल के अंदर भी 3 याद रखने हैं, देरी में गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद में नेक्स्ट है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश का मतलब जो बनास नदी का जो क्षेत्र है वो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश के अंदर आ जाएगा। ये बाद में याद रखिएगा। इससे पहले आप याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। इसमें पूरा हमारा कोटा संभाग आ जाएगा। और नीचे के जो बचे हुए जिले हैं, इनके अलावा जो नीचे के बचे हुए जिले जैसे चित्तौड़ है, चित्तौड़ के नीचे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के नीचे बांसवाड़ा, तो ये तीनों जो है प्लस कोटा संभाग दक्षिण और पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चंबल बीहड़ क्षेत्र आपको पता है, बीहड़ क्षेत्र किसको कहते हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्र को बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो चंबल बीहड़ का क्षेत्र में तीनों ही जिले आ जाएंगे। इनको छोड़कर जितने भी जिले बचे हैं वो सारे जिले पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आप इन 6 का याद रखिएगा और 7वें के अंदर बचे जो सारे जिले इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने ऊपरी तौर पर आपको बता दिया है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर रामलोचन सिंह। इनका ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन इन्होंने क्या कुछ ज़्यादा ही भागों में बांट रखा है। तो कभी कभार इनसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने कितने प्रकार के वृहद प्रदेश बताए, कितने प्रकार के उप प्रदेश बताए, कितने प्रकार के लघु प्रदेश बताए। तो देखो रामलोचन सिंह ने 1971 के अंदर 3 प्रकार से मतलब कि वृहद प्रदेश, उप प्रदेश और लघु प्रदेश के रूप में बांटा है। किसको, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को। वृहद है, बड़ा है तो छोटे में बांटा है, बड़ा है तो छोटे मतलब कि 2 ही भागों में बांटा है। कौन कौन से, 2 जो थे, अरावली और पठार। जो वृहद है मतलब बड़े बड़ी जो चीज़ें थी, अरावली है। ऊंचे क्या है, वृहद मतलब ऊंचे क्या है, एक तो अरावली है और एक पठार है। ऊंचे हमारे राजस्थान में अरावली है और पठार है। तो 2 भागों में इनको बांटा है। इसके बीच में उप के अंदर कितना बांटा है, 2 का डबल कर दो, 4 भागों में प्रदेशों को बांटा है। कैसे, जो पश्चिमी बचे क्या, अरावली यहाँ आ गई मतलब पर्वत आ गए और पठार आ गए, बचे क्या, मरुस्थल और मैदान। तो मरुस्थल और मैदान इसके अंतर आ जाएंगे। मरुस्थल का है पश्चिमी राजस्थान में और मैदान का है पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत है। इस प्रकार से 4 आपके उप प्रदेश हो गए। लघु प्रदेश 12 याद रखिएगा, 12 याद नहीं करने, सिर्फ आपको अंक याद रखने कि कितने लघु प्रदेशों में बांटा है, तो 12 में बांटा है। ठीक है, इनके ये याद रख लेंगे। और बाकी अगर कभी लघु प्रदेश पूछ ले तो इनमें से वो एक ऑप्शन दे सकता है, इनमें से एक ऑप्शन हटा दीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हरिमोहन सक्सेना। तीसरा है हरिमोहन सक्सेना। देखिए हरिमोहन सक्सेना का वही है जो हमने ऊपर पढ़ा था, यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान का जो राजस्थान का प्रादेशिक वर्गीकरण है 4 प्रकार में, वो किसके द्वारा दिया गया, तो हरिमोहन सक्सेना के द्वारा दिया गया 1994 के अंदर। इनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने 4 भागों में बांटा। कौन कौन से, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा इसके 2 आधार पूछ सकते हैं कि किन आधार पर बांटा है, तो इन्होंने भौगोलिक संरचना और उच्चावच के आधार पर बांटा है। ठीक है, अरावली और पठार उच्चावच के आधार पर है और मरुस्थल और जो मैदान है भौगोलिक संरचना के आधार पर है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से इन्होंने बांटा है। तीनों याद रखिएगा। मिश्रा ने 7 प्रकार से, रामलोचन ने 3 प्रकार में बांट के उनको उप विभाजन में बांटा है। ठीक है, फिर तीसरा हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों में, जो वर्तमान में हम सभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सबसे पहला स्टार्ट करते हैं आज हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैंने इसमें लिख दी है। तो आप लास्ट टाइम में कभी भी एग्जाम के टाइम में ये सिर्फ इतनी सी चीज़ देखे चल जाएंगे, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर।
तो देखिए हाड़ौती का पठार है, इसकी उत्पत्ति मैंने अभी आपको बताई। तो हाड़ौती क्या है, हाड़ौती का पठार है, क्रिटिकल है, क्या है क्रिटिकल है, तो क्रिटेशियस युग के अंदर हुआ। लेकिन इसका कंप्लीट मैंने यहाँ लिख दिया है कि उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प में। कब हुई, महाकल्प पूछ ले तो मध्यजीवी महाकल्प के मेसोजोइक, एम दोनों याद रखना है, मध्यजीवी महाकल्प के मेसोजोइक युग के क्रिटेशियस जो काल है उसमें दरारी उद्गार से हुई। उद्गार दो प्रकार के होते हैं, तो ज्वालामुखी उद्गार और दरारी उद्गार। दरारी उद्गार से धीरे धीरे पठारों का निर्माण होता है और ज्वालामुखी उद्गार से पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो पठार का निर्माण हुआ, इसका मतलब दरारी उद्गार से हुआ है। इसके अंदर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो इसके अंदर आग्नेय चट्टानें और बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता होती है। अगर इसी तरह हम अगर अरावली का देखें तो अरावली के अंदर आंतरिक आग्नेय पाई जाती है। इसमें तो कौन सी बाह्य आग्नेय पाई जाती है, अरावली में आंतरिक आग्नेय पाई जाती है। यहाँ पर बेसाल्ट पाई जाती है और अरावली में कौन सी पाई जाती है, ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें जो मुख्य चीज़ है वो है यहाँ पर बलुआ पत्थरों की प्रधानता, जो अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। बलुआ पत्थरों की प्रधानता राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। वहाँ पर कभी आपको बलुआ पत्थरों की प्रधानता देखकर वहाँ पर अरावली, हाड़ौती का पठार, पूरी मैदान ऐसा दे सकते हैं। तो ये खनिज कहाँ पाया जाता है, अधात्विक खनिज बलुआ पत्थर, ये पाए जाते हैं हाड़ौती के पठार में। ठीक है, या फिर कह लीजिए आप कोटा संभाग के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ पर ये तो अधात्विक है, धात्विक खनिज पूछ ले तो एल्यूमिनियम जो है जिसे बॉक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो एस किसका कौन सा है, बॉक्साइड, तो एल्यूमिनियम दे दे या फिर बॉक्साइड दे दे, वो धात्विक खनिज जो है ये कहाँ पाया जाता है, हाड़ौती के पठार में पाया जाता है। देखिए ये याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे खनिज हमें अरावली और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलते हैं। एकमात्र यही है बलुआ पत्थर और एल्यूमिनियम, ये हाड़ौती के पठार में मिलते हैं, ये वहाँ पर नहीं मिलते। ठीक है, मतलब बहुतायत रूप से ये हाड़ौती के पठार में मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये स्पेशली याद रखना है कि हाड़ौती के पठार में पाए जाने वाले धात्विक और अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, बलुआ पत्थर और एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं कि देखिए राजस्थान के अंदर अपरदन जो मुख्यतः अपरदन है वो दो प्रकार से होता है, वायु के द्वारा और एक जल के द्वारा। वायु के द्वारा हम देखते हैं मरुस्थलीय प्रदेश में होता है, पश्चिम मरुस्थल और अर्धशुष्क प्रदेश है वहाँ पर। और जलीय अपरदन जो होता है सबसे ज़्यादा हाड़ौती के पठार में होता है, जो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जलीय अपरदन, सर्वाधिक जलीय अपरदन का होता है हाड़ौती के पठार में होता है, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। इसे अदर प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है। आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि राजस्थान के अंदर अदर प्रवाह क्षेत्र का प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है, हाड़ौती का पठार। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब इसको मतलब अदर प्रवाह क्षेत्र किसे कहते हैं, कि जो नदियों का जाल होता है, नदियों का जाल जो होता है उसे अंतर प्रवाह क्षेत्र का, यानी कि हाड़ौती के पठार के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ निर्माण करके एक चंबल नदी के अंदर मिलती है और वो एक बहुत बड़ा नदी तंत्र का निर्माण करती है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अदर प्रवाह का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम देखते हैं हाड़ौती पठार को दो भागों में विभाजित किया है, एक तो विंध्य ककार और एक दक्कन का पठार। विंध्य ककार और दक्कन के पठार में विभाजित किया है इसको, हाड़ौती के पठार को। इसको मैं अभी मैप से समझा दूंगी, पहले एक बार हम इसमें देख लेते हैं। देखिए विंध्य ककार को 3 भागों में बांटा है, कुछ अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के रूप में, नदी निर्मित मैदान जो मैंने अभी बताया चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, और शाहबाद उच्च भूमि के रूप में। दूसरा है दक्कन का पठार, जिसमें झालावाड़ का पठार और डग गंगाधर प्रदेश आता है। ठीक है, इसके अलावा हाड़ौती के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, क्योंकि अरावली के और कभी दर्रे पूछे जाते हैं तो 3 अरावली के देकर और एक हाड़ौती का दर्रा दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सा अरावली का दर्रा है या फिर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको बस ये 4 दर्रे याद रखने हैं हाड़ौती के, बच्चे जो सारे किसके, अरावली के। 4 कौन से, बूंदी दर्रा, जेतवास दर्रा, रामगढ़ खटगढ़, ये क्या है, खटगढ़। ठीक है, रामगढ़, खटगढ़ दर्रा और लाखेरी दर्रा। याद कैसे रखेंगे, तो इसकी छोटी सी ट्रिक है कि राम ने लाख जतन से बूंदी बनाई, राम ने लाख जतन से बूंदी बनाई। तो राम से रामगढ़, लाख से लाखेरी, जतन से जेतवास और बूंदी से राम से रामगढ़ हो जाएगा, और बूंदी से मतलब बूंदी के मतलब या फिर हाड़ौती के दर्रे। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इसको हम एक बार मैप से समझ लेते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं मैप के द्वारा समझा देती हूँ। देखिए अरावली जो है इसके अंदर एक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, विंध्याचल श्रेणी और जो अरावली है उसके बीच में एक बहुत बड़ा महान सीमा भ्रंश है।
अरावली, सबसे पहली बात तो है अरावली और विंध्याचल पर्वत को जोड़ने वाला, यानी कि अरावली और विंध्याचल के बीच में इन दोनों को जोड़ने वाला जो संक्रांति क्षेत्र है, संक्रांति मतलब दोनों को जोड़ने वाला कौन सा है, तो हाड़ौती क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर विंध्य श्रेणी है जो एमपी तक जाती है गुजरात से होकर, और एक इधर अरावली आ गई। इन दोनों को जोड़ेगा कौन, तो बीच में क्या आ गया, हाड़ौती का पठार आ गया। तो पूछ ले कि राजस्थान के अंदर संक्रांति क्षेत्र कौन सा है, तो हाड़ौती का पठार है। या फिर पूछ ले कि विंध्याचल और अरावली को जोड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो भी हाड़ौती हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखनी है कि जो बनास नदी का मुहाना है, यानी कि बनास नदी से लेकर जो चंबल नदी का मुहाना है, इनके बीच में एक बहुत बड़ी जो दरार है, ठीक है, जिसे बोलते हैं महान सीमा भ्रंश। क्या बोलते हैं, महान सीमा भ्रंश, जिसे बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। तो वो किस किस के बीच में है, तो बनास नदी के मुहाने से लेकर चंबल के मध्य स्थित है। ठीक है, और है किस किस के बीच में, तो सवाई माधोपुर और बूंदी के बीच में है। अगर दो जिले पूछ ले तो सवाई माधोपुर और बूंदी, और क्षेत्र नदियों के बीच में पूछ ले तो बनास नदी और चंबल के बीच में है। कैसे, देखिए इधर अरावली है, ये उच्चावच आ गया, ये क्या है, उच्चावच है। और इधर ये जो हाड़ौती है, हाड़ौती जो पठार है, वो भी क्या है, एक प्रकार का उच्चावच है। दोनों उच्चावच आ गए। इसके बीच में यहाँ पर जो नदियाँ है, बहुत सारी, बनास नदी है, बाणगंगा है, तो इनके द्वारा क्या यहाँ पर एक जो रेत है, मतलब उनके द्वारा लाइक जो रेत है, उनसे यहाँ पर भी एक प्रकार का उच्चावच का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर एक प्रकार का नीचे वाला क्षेत्र हो गया, थोड़ा यहाँ पर क्या एक नीचे क्षेत्र रह गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड या महान सीमा भ्रंश, एक प्रकार की भ्रंश घाटी रह गई, जिसे बोलते हैं महान सीमा भ्रंश। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो हाड़ौती संभाग है, उसके अंदर कोटा है जो है, उसको इंद्रप्रस्थ औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। हाड़ौती का पठार और विंध्याचल प्लस अरावली के मध्य संक्रांति क्षेत्र है। मैंने अभी बताया हाड़ौती का पठार किस किस के बीच में संक्रांति क्षेत्र है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान में संक्रांति क्षेत्र किसे कहा जाता है, बनास और प्लस चंबल के मध्य बलुआ पत्थर निर्मित पट्टानी जो क्षेत्र है, उसको विंध्य ककार क्षेत्र कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि जो बनास है और ये जो चंबल है, इसके बीच में एक बलुआ पत्थर, अभी बताया सबसे ज़्यादा प्रधानता किसकी, बलुआ पत्थरों की प्रधानता है। तो इनकी दोनों नदियों के बीच में कुछ बलुआ जो पत्थर है, उनको क्या कहा जाता है, विंध्य ककार क्षेत्र कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं कि विंध्य ककार क्षेत्र कहाँ है, तो बनास और चंबल के मध्य स्थित है। कहाँ है, हाड़ौती पठार के अंदर है। ठीक है, हाड़ौती पठार की ढाल, पूछ सकते हैं कि हाड़ौती पठार की ढाल क्या है, तो जिसको चंबल नदी का क्षेत्र पता है कि चंबल नदी कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। ठीक है, तो इसका बहाव ढाल किस तरफ है, हाड़ौती का दक्षिण से उत्तर की ओर है, क्योंकि चंबल नदी का प्रवाह कैसे है, दक्षिण से उत्तर की ओर। और अगर सीधा पूछ लिया जाए तो दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी ढलान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें कुछ पहाड़ियाँ मैंने भी आपको बताई, उन पहाड़ियों की लोकेशन एक बार हम मैप में देख लेते हैं। मैंने आपको बताई थी कुछ पहाड़ियाँ, ठीक है, कुछ अर्धचंद्रनुमा पहाड़ियाँ, जिसमें पहली है बूंदी की पहाड़ियाँ। कौन कौन सी पहाड़ियाँ, एक तो बूंदी की पहाड़ियाँ है, एक कुंडला की पहाड़ियाँ है, एक रामगढ़ की पहाड़ियाँ और एक मुकुंदरा हिल्स है। 4 प्रकार की पहाड़ियाँ है। तो पहले हम देखते हैं बूंदी की पहाड़ियाँ है कहाँ, नाम से जाहिर से कि बूंदी में है, तो कहाँ पर ये, बूंदी के अंदर है। इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी पूछ सकते हैं, तो बूंदी संतूर, कौन सी है, संतूर इसकी सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा है एक रामगढ़ की पहाड़ियाँ। देखिए रामगढ़ की पहाड़ियाँ वैसे तो 3 जिलों के अंदर है, किस किस में, बूंदी, कोटा और झालावाड़ के अंतर्गत, लेकिन अगर मुख्य रूप से आपसे एक जिला पूछ लिया जाए तो एक इसमें है, बूंदी के अंतर्गत है। और ये क्या, घोड़े की नाल के आकार की, किसकी, घोड़े के नाल, इसलिए इसे हॉर्स शू भी कहा जाता है। ठीक है, और ये एक खगोलीय घटना की वजह से बनी हुई है। खगोलीय घटना मतलब कि उल्कापिंड यहाँ पर गिरा था, जिस वजह से इससे जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ इनका निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक रामगढ़ झील भी है। ठीक है, और इसको जियो हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया है, किसके अंदर, जियो हेरिटेज के अंदर। फिर देखते हैं नेक्स्ट, कुंडला की पहाड़ियाँ, कैसे कुंडला और कैसे कोटा। कुंडला की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो कोटा के अंतर्गत है। ठीक है, इसके अलावा एक है मुकुंदरा हिल्स, हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं मुकुंदरा हिल्स, जिसके अंदर तीसरा टाइगर रिजर्व है और तीसरी राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो तीसरा टाइगर रिजर्व और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स। इसके अंदर जो है ये 2 जिलों के अंदर है, एक तो कोटा के अंदर है और एक झालावाड़ के अंदर है। तो पूछ सकते हैं कि मुकुंदरा हिल्स किन किन जिलों के मध्य है, तो कोटा और झालावाड़ के मध्य स्थित है। इसकी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे बड़ी चांदवाड़ी है। ये आपको इसलिए याद रखनी है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखनी है क्योंकि जो संपूर्ण हाड़ौती का क्षेत्र है, इसकी सर्वोच्च चोटी भी कौन सी है, चांदवाड़ी। या फिर कोटा जो है, कोटा संभाग है, इसकी सर्वोच्च चोटी भी कौन सी है, चांदवाड़ी है। तो चांदवाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, चांदवाड़ी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 2 क्षेत्र और है, एक तो है शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि जो अक्सर
क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, बारां के अंतर्गत है। बारां की दक्षिण पूर्व की ओर, बारां में अगर स्थान पूछ ले तो दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। और ये थोड़ा सा उच्च है शाहबाद बारां के अंदर। और यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो शहरिया जनजाति निवास करती है और उसके द्वारा वात्रा कृषि की जाती है। कौन सी, वात्रा। देखिए वात्रा कृषि गृहस्थों के द्वारा की जाती है और वात्रा कृषि किसके द्वारा की जाती है, शहरियों के द्वारा। और ये कैसी झूमी कृषि है, ठीक है। ये जो है शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र जो है, इसकी सर्वोच्च चोटी है कांबा, याद रखिए, तो ठीक है, मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है डंगा गंगाधर प्रदेश। डंगा गंगाधर प्रदेश जो है वो झालावाड़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, झालावाड़ के अंतर्गत स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हाड़ौती के पदार्थ से संबंधित थी, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।